वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में हमारा आज का टॉपिक है निबंध लेखन। निबंध लेखन का ये सेशन नंबर 3 है। इसके पहले भागों में हमने निबंध किसे कहते हैं, निबंध के अलग अलग अंगों का विवरण से अध्ययन किया। कौन कौन से निबंध के अंग होते हैं? प्रस्तावना अर्थात भूमिका, विषय विस्तार, उपसंहार या निष्कर्ष हम उसे कहेंगे। प्रस्तावना, विषय विस्तार और निष्कर्ष के बाद हमने देखा था निबंध के अलग अलग प्रकार। निबंध के प्रकारों में कुल मिलाकर 5 निबंधों के प्रकारों का समावेश होता है। कौन से? वह वर्णनात्मक निबंध, विवरात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और आत्मकथात्मक निबंध। उसमें से हमने वर्णनात्मक निबंध के बारे में पढ़ रहा था। किसे कहेंगे हम? वर्णनात्मक निबंध, जिसके बारे में हम वर्णन करते हैं। ऐसे स्थल या किसी भी सजीव और निर्जीव वस्तु के बारे में भी हम वर्णन के तौर पर हम वर्णनात्मक निबंध में लिख सकते हैं। उसके बाद विवरात्मक निबंध, जिसमें विवरात्मक निबंध में अधिकतर विवरण किया जाता है। उसके बाद देखा था भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध में हम हमारे विचारों से अधिक भावों का विवरण करते हैं, वर्णन करते हैं। ऐसे निबंध को हम कहते हैं भावात्मक निबंध। अब इस सेशन में हम निबंध के चौथा और 5वें प्रकार को विस्तार से पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है विचारात्मक निबंध और आत्मकथा निबंध। निबंध का अगला प्रकार है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध में किसी भी विषय के पक्ष, विपक्ष, हानि, लाभ आदि के विषय में विचार व्यक्त किए जाते हैं। जैसे कि देखो, विज्ञान शाप या वरदान, दूरदर्शन शाप या वरदान, फिर संगणक शाप या वरदान, इंटरनेट शाप या वरदान। इस प्रकार के जो निबंध होते हैं वह निबंध इस विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आएंगे। उसमें क्या होता है कि हम दोनों पक्ष पर उससे क्या लाभ होने वाले हैं, क्या हानि होने वाले, फायदे कौन से, नुकसान कौन से, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव बातों पर हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। यह निबंध देश तथा समाज की समस्याओं से जुड़े होते हैं। इस प्रकार के निबंध में विचार, भाव, बुद्धि एवं गंभीर चिंतन का विशेष महत्व होता है। अब देखिए, इसके पहले जितने भी हमने निबंध के विषय देखे, उसमें किस निबंध में भावों का ज्यादा विवरण किया जाता है, किसी निबंध में विचारों को ज्यादा विवरण किया जाता है, किसी निबंध में हम बुद्धि का इस्तेमाल, कल्पना के आधार पर भी हम विचार व्यक्त करते हैं। लेकिन विचारात्मक निबंध में विचार, भाव, बुद्धि एवं गंभीर चिंतन, इन सारे बातों को विशेष महत्व दिया जाता है। इसमें आलोचनात्मक, समालोचनात्मक, तार्किक एवं विवेचना समाविष्ट रहते हैं। तो इस प्रकार विचारात्मक निबंध में हमारे टॉपिक हो सकते हैं विज्ञान शाप या वरदान, या फिर जो जैसे मैंने आपको कहा था पर्यावरण के परिणाम, ये सारी चीजें इसमें आ सकते हैं। विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक है वह है विद्यार्थी और अनुशासन, आतंकवाद, प्रदूषण की समस्या, खेलकूद का महत्व, राष्ट्रभाषा की समस्या, विज्ञान एक वरदान या शाप। तो देखो, इसमें से जो विद्यार्थी और अनुशासन है विचारात्मक निबंध, उसको हम, इस टॉपिक को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इस निबंध के अलग अलग प्रकार को मैंने विश्लेषण करने के बाद अगला जो प्रकार है 5वां आत्मकथनात्मक निबंध को विस्तार के साथ स्पष्टीकरण के बाद हम विद्यार्थी और अनुशासन इस निबंध पर चर्चा करेंगे। अगला निबंध का प्रकार है आत्मकथा निबंध। इसे हम आत्मकथनात्मक निबंध भी कहते हैं। इसमें अधिकतर आत्मचरित्र या आत्म कहानी होती है। जैसे कि देखो, आपको पानी की कहानी लेसन था, तो उसमें देखो पानी की निर्मित कैसी हुई, तो अब तक ने उसने अपने जीवन के कार्य के बारे में वर्णन किया था। इसमें बहुत सारे निबंध के टॉपिक आते हैं, जैसे कि फूल की आत्मकथा, फटी पुस्तक की आत्मकथा, या फिर सैनिक की आत्मकथा, नदी की आत्मकथा, वृक्ष की आत्मकथा। इसमें सारे ऐसे आत्मकथनात्मक निबंध आते हैं। और यह जो निबंध का प्रकार है, उसमें में शैली में सर्वनाम में उत्तम वाचक पुरुष सर्वनाम में लिखे जाते हैं। इस प्रकार के निबंध में प्राणी, वस्तु का कथात्मक विवरण
कल्पनात्मक ढंग से किया जाता है। उसमें उत्तम पुरुष के कथनों का विवरण किया जाता है, अर्थात उत्तम पुरुष अर्थात मैं शैली में, मैं, मुझे। हाँ, जैसे कि फूल के आत्मकथनात्मक निबंध है तो इसमें क्या करेंगे, या सैनिक की आत्मकथा, तो जैसे हम प्रतीत, इस निबंध में ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे वह वस्तु या वह व्यक्ति हमसे बात करे। जैसे कि फूल की आत्मकथा, फूल की आत्मकथा, हम राह चलते कहीं पर जा रहे हैं, एक सूखा हुआ फूल रास्ते में पड़ा हुआ है और अचानक से वह हमारे साथ बात करने लगा। तो इस प्रकार से हम निबंध की शुरुआत करेंगे और फिर आपस के संवादों को हम लिखेंगे। फिर फूल अपने बचपन की, उसकी निर्मित कैसी हुई, जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार से वह बगीचे में उसके कली के रूप में फूल में रूपांतर हुआ, फिर बगीचे में उसका मालिक किस प्रकार से उसके देखभाल करता था। एक उसके आजू बाजू में जैसे ही वो कली के रूपांतर फूल में बन गया तो भौरे मंडराते थे, सारे खुशबू से उसका वातावरण महक जाता था बगीचे का। फिर बगीचे में आने वाले सारे बच्चे उसके इर्द गिर्द खेलते रहते थे, या फिर इस प्रकार से माली किस प्रकार से उसका देखभाल करता था। एक दिन फिर माली ने उसको तोड़ दिया और फिर वो फूलों के गुच्छे में चला गया। फिर उसका फूलों को सुई में धागे, सुई डोरे के साथ धागे में उसको बांध दिया गया। फिर सुई की वो चुभन, उसमें इस प्रकार के अच्छे और बुरे सारे अनुभव वहां पर हम लिखेंगे। इसके बाद उसमें हम लिख सकते हैं कि बाद में वो कौन कौन से अवस्था से गुजरा। फिर हार में गुंफने के बाद उसको मंदिर में ले पहुंचाया गया, मंदिर के बाहर किसी व्यक्ति ने उसको खरीद लिया, फिर वह भगवान के गले में डाला गया, फिर इस प्रकार उसको भगवान के हृदय में स्थान मिला। तो फूलों के भी कितने नसीब अलग अलग होते हैं। किसी फूल का नसीब होता है भगवान के हृदय के पास जाना, भगवान के चरणों में जाना। फिर बहुत सारे फूलों का प्रयोग अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कभी कुछ फूलों गुच्छे के रूप में किसी के स्वागत के लिए किया जाता है, या फिर किसी के अंतिम संस्कार के लिए भी फूलों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम सारी बातों को उसमें लिखेंगे और फूल हमसे बात कर रहा है ऐसे प्रतीत करेंगे। या फिर जो भी टॉपिक होगा, नदी की आत्मकथा में भी नदी हमसे बात कर रही है, सैनिक की आत्मकथा में सैनिक हम अपने आप बीती सारी हमसे करें। तो इस प्रकार आत्मकथनात्मक निबंध में मेघ शैली में उत्तम सर्वनाम के उत्तम पुरुष कथनों में किया जाता है। छात्रों को इस प्रकार के निबंध में जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि अवस्थाओं के सुख दुख का वर्णन रहता है। कुछ विषय ऐसे रहते हैं जिनमें केवल जन्म से लेकर उस समय तक की दयनीय अवस्था का वर्णन किया जाता है। जैसे कि देखो सैनिक की आत्मकथा में किस प्रकार आप लिखेंगे, उसका जन्म कैसे हुआ था, कैसे बचपन गुजरा, किस प्रकार से उसने शिक्षा ग्रहण की, फिर मन में उसने ठाना था सैनिक बनना, तो अपने इस सैनिक बनने के लिए उसने कौन कौन सी कठिन परिस्थितियों का सामना किया, कड़ी मेहनत की और इस प्रकार वह सैनिक बन गया। फिर सैनिक में भर्ती होने के बाद उसने किस प्रकार से दुश्मनों के सामने किए, ये सारी बातें लिखेंगे। फिर दुश्मनों से हमला करते समय एक बार वो घायल हो गया तो इसमें उसके हाथ पैर जो भी अवयव थे महत्वपूर्ण वो टूट गए, इसके वजह से आप वो कुछ कार्य नहीं कर सकता। ये सारी बातें आप उसके जन्म से लेकर जवानी, बुढ़ापे, इन अवस्थाओं के सुख दुख के साथ लिखेंगे। जैसे कि अब देखो विषय मुरझाया फूल की आत्मकथा, फटी पुस्तक की आत्मकथा, फटी टूटी हुई इमारत की, भवन की आत्मकथा भी, इसमें बहुत सारे विषय आ सकते हैं। अब देखिए हम एक निबंध का जिसमें हमने पहले भी देखा था, चौथा जो प्रकार था उसमें विद्यार्थी और अनुशासन, इस निबंध के बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। इसमें आपको संकेत बिंदु दिए। अब एग्जाम में आपको कभी कभी संकेत बिंदु दिए जाते हैं या कभी कभी नहीं दिए जाते। अगर नहीं दिए जाते हैं तो आप अपने विचारों के अनुरूप उसमें पॉइंट्स बनाकर अच्छे से उसको लिख सकते हैं। अगर निबंध में एग्जाम में आपको निबंध के लिखते समय संकेत बिंदु दिए जाते हैं तो इन बिंदुओं के अनुरूप ही आप निबंधों को लिखेंगे। संकेत बिंदु, विद्यार्थी और अनुशासन, तो आपको अनुशासन और विद्यार्थी इनमें क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, फिर विद्यार्थी जीवन और अनुशासन इसका क्या संबंध है वो लिखना है। फिर अनुशासनहीनता के कारण लिखना है। अनुशासनहीनता समाप्त करने के उपाय, फिर अनुशासन ही सफलता की कुंजी किस प्रकार से है, इसका वर्णन आपको इस निबंध में करना है। देखते हैं विद्यार्थी और अनुशासन, इस निबंध की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ कविताओं की पंक्तियां यहाँ पर लिखी हुई है निबंध की शुरुआत में ही। अनुशासन बिना जीवन निस्सार, वही उन्नति का आधार।
नियमानुशीलता को अनुशासन का पर्याय कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखने की कोशिश की है कि नियमानुशीलता को ही अनुशासन का पर्याय कहा जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नियमों और मर्यादों सहित जीवन जीना ही वास्तविक रूप में अनुशासन का अर्थ है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का अर्थ है कि अध्यापक तथा विद्यालयों के आदेशों के अनुसार विद्यार्थी का आचरण। विद्यार्थी को विद्यालय के नियमों का पालन, गुरुजनों के प्रति आदर भाव तथा सहपाठियों के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। आजकल छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में हड़ताल, तोड़फोड़, लूटपाट, अध्यापकों के साथ मारपीट, अनुचित व्यवहार आदि के समाचार पढ़ने को मिलते रहते हैं। राष्ट्र के भावी जीवन को सुंदर बनाने के लिए जिन मूल्यों एवं गुणों की आवश्यकता होती है, छात्र वर्ग में वे समाप्त होते जा रहे हैं। अनुशासनहीनता पनपने के अनेक कारण हैं। सबसे पहला कारण है माता पिता तथा अध्यापकों का स्वयं अनुशासन में न होना। तो देखो यहाँ पर अनुशासनहीनता के कौन कौन से कारण है, इस पर इन परिच्छेदों में चर्चा की गई। पहला कारण कौन से बताया गया है कि माता पिता और अध्यापकों का स्वयं अनुशासन में न होना। आज के माता पिता और अध्यापक स्वयं अपना काम ईमानदारी से पूरा नहीं करते हुए दिखाई देते हैं। इससे छात्रों को भी मनमर्जी करने की इच्छा होती है। अब दूसरा कारण बताया है कि छात्र के मन में अपने गुरुओं के प्रति वह श्रद्धा नहीं है जिसके बल पर वह अनुशासन और विद्या प्राप्त कर सके। तीसरा कारण यह बताएं कि आज की फिल्में, दूरदर्शन के कार्यक्रम, हमारे नेताओं का आचरण, आधुनिकता आदि मिलकर विद्यार्थियों को अनुशासनहीन बना रहे हैं। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता समाप्त करने के लिए आदर दृष्टि रखें। छात्रों को अपने गुरुओं पर विश्वास हो और गुरुओं को अपने छात्रों पर। दोनों में आदर्श और कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। तो इसमें अनुशासनहीनता को दूर करने के प्रयास कौन कौन से हो सकते हैं, इसका वर्णन परिच्छेदों में किया है। सरकार को चाहिए कि शिक्षा के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रशासन संबंधित त्रुटियों को दूर करे, योग्य अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समाज में जो भी व्यक्ति अपने कार्य नियम से करता है वह अवश्य सिद्धि प्राप्त करता है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन ही व्यक्ति अपने कार्य नियम से कर सकता है, वह अवश्य सिद्धि प्राप्त करता है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन ही व्यक्ति को ऊंचा उठाता। तो बच्चों, इस प्रकार हमने निबंध के अलग अलग प्रकार देख लिए हैं। निबंध के अलग अलग प्रकारों में कौन कौन से विषय आ सकते हैं, इसमें हमने विचार किया। इसके बाद हमने एक निबंध का प्रारूप आपको करवाया, जिसके द्वारा आपको किस प्रकार से पॉइंट के आधार पर बिंदु बनाकर हमें निबंधों को विस्तार से लिखना है, ये देखा। व्याकरण का निबंध यह प्रकार यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।